हैं और तीनों बहुत ही बृहद रूप से हैं, बट वी विल इसको थोड़ा सा कंसाइज करके हम टॉक अबाउट द टॉपिक रिगार्डिंग, जिसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एनाटमी के बारे में है। और वो एनाटमी ये है कि बेसिक एनाटमी में सबसे पहले हमें चीज़ों का पता होना चाहिए टिश्यू के बारे में, है ना। कोई बताएगा टिश्यू क्या है? समझना हो तो टिश्यू कितने तरह के होते हैं? बहुत, वी विल नॉट डिस्कस इन ए डिटेल, बहुत सिंपल वे में हमारे स्टूडेंट ये जो नए वाले बता देंगे। टाइप्स ऑफ टिश्यू यदि हम एज ए होल डिवाइड करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, वन इज सॉफ्ट टिश्यू एंड अनदर इज हार्ड टिश्यू। बहुत सिंपल, इतनी बात तो क्लियर है। एक्सेप्ट बोन, हड्डी को छोड़ के हमारे शरीर में जितने तरह के टिश्यू हैं, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट। क्लियर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी, सॉफ्ट टिश्यूज एंड हार्ड टिश्यू, एंड एक्सेप्ट बोन all tissue in our body is in category of soft. In sports, because nowadays yoga is also become a sports also, है ना? Yes. So majority of the injury take place of soft tissue. स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंजरी किसकी होती है? ऊतकों की, सॉफ्ट टिश्यू। और सॉफ्ट टिश्यूज में भी सबसे ज्यादा इंजरी किसकी होती है? कौन बताएगा? एनीबॉडी? लिगामेंट्स की होती है। वेरी गुड। सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है सॉफ्ट टिश्यूज में वो लिगामेंट्स की इंजरी होती है। एंड यू ऑल नो दैट लिगामेंट इज द गेट कीपर ऑफ द ज्वाइंट। जैसे किसी के घर में घुसना हो तो सबसे पहले हम किस पे अटैक करेंगे? गेट को, गेट कीपर को ना। वैसे ही जो लिगामेंट है वो गार्ड किसको करता है? हमारे ज्वाइंट्स को, है ना। तो सबसे पहले कौन डिफेंड करता है? लिगामेंट। और मेजॉरिटी ऑफ द इंजरी इन स्पोर्ट्स टेक प्लेस ऑफ द लिगामेंट। इतनी बात तो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो। नहीं ना। सो इन स्पोर्ट्स यदि देखा जाए, हमारा जो MSK है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ये सिस्टम बनता कैसे? एटम का नाम सबने सुना होगा, है ना। एटम सबसे कह सकते हैं कि जो एक तरह से किसी भी मैटर का जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। और एटम जो होता है एट केमिकल लेवल combines and that form molecule। परमाणु का नाम सुना होगा, that is atom। yes। और molecule का मतलब अणु। so at chemical level atom combines and that form molecule। ठीक है ना। और जो हमारा टिश्यू है, यदि एक या एक से अलग मॉलिक्यूल आपस में जब मिलते हैं yes। तो वो क्या बनाते हैं? एटम। टिश्यू। ऊतक। मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या कहता है? टिश्यू जो है इज मेड अप ऑफ किसका? मॉलिक्यूल्स। एंड सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो क्या बनाएंगे? सॉरी जो एटम्स जो होते हैं दैट फॉर्म सेल्स एंड सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू। मेरी एज हो गई, भुलक्कड़पना होगा। सो मेरे कहने का मतलब कि सबसे जो एक कहते हैं कि प्राइमरी जो यूनिट है वो एटम है। एटम दैट कंबाइंस एंड दैट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एंड सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, एंड डिफरेंट ऑर्गन दैट कंबाइंस टुगेदर एंड दैट फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इतनी बात तो क्लियर हो गई, क्योंकि बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये तो क्लियर है। नाउ कम टू द टॉपिक जो हमारा है रिकवरी। कोई बताएगा रिकवरी होता क्या? कोई, एनीबॉडी अपने वर्ड में? यस।
नहीं। इंजरी होने के आज हमारा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिस जोशो खरोश के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस एजिलिटी के साथ, जिस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर रहा है, यदि वो नेक्स्ट डे बिना बहाने के काम करता है, तो इसका मतलब ये कि व्हाट एवर द लोड he or she has taken is recovered from that particular। अरे भी 100 पेज सर साइड से एक बार में ऊपर चला जाएगा। कोई बात नहीं, अब हो गया। इसी बहाने थोड़ा योगा भी तो हो रहा है। रिकवरी इन स्पोर्ट्स मैं आपको दे दूंगा, फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। आई विल सेंड वट एवर द मटेरियल जो भी है टॉपिक का, उसमें प्लीज फोटो वाला काम में प्लीज लिसन। मेरा नाम पिंजंजू बिंदु बिंदु रिकवरी मीन्स यू आर जस्ट फिट फॉर ट्रेनिंग एज सिमिलर कंडीशन। मतलब आज हमारा स्पोर्ट्स पर्सन जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस एजिलिटी के साथ, जिस कहते हैं कि जो जोशो खरोश के साथ ट्रेनिंग कर रहा, अगले दिन यदि वो बिना किसी बहाने के यदि वो कंटिन्यू करता है, इसका मतलब व्हाट एवर द लोड यू हैव गिवन यस्टरडे, ही और सी इज रिकवर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोड। वेरी सिंपल। या इसको हम एक दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं। हम जो बातें आपको बताएंगे, सबसे पहले कि रिकवरी होती क्या है, रिकवरी के तरीके क्या हैं, रिकवरी नहीं होगी तो क्या होगा, यदि रिकवरी नहीं है उसके बावजूद भी यदि ट्रेनिंग कराएंगे तो व्हाट हैपन्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो कि हम रिकवरी मीन्स के रूप में यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले स्पोर्ट्स और आज के स्पोर्ट्स में जमीन आसमान का अंतर। टुडे देयर इज ए हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और ये हाई परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो 3 चीजों के ऊपर फोकस करती है: एक्सरसाइज, ट्रेनिंग एंड रिकवरी। जैसा मैंने आपको बताया, रिकवरी मीन्स यू आर जस्ट फिट फॉर ट्रेनिंग एज सिमिलर कंडीशन। मतलब आज हम जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस एबिलिटी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगले दिन यदि हम उसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी, कह सकते हैं कि बहाने के। होता क्या है स्पोर्ट्स में, जैसे कि यहाँ स्टूडेंट्स हमारे जो है डिप्लोमा वाले हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें से कोई रिकवर नहीं हुआ है, अगले दिन जैसे हार्ड ट्रेनिंग हो गया तो वो बहाने मारता है, कोसावाज रहने दो, वॉलीबॉल खेलते हैं, है ना। कोई इशू होता है, जनरल एक है, बॉडी पेन है, या हो सकता है ही और सी हैज नॉट ए गुड स्लीप इन द नाइट और नॉट, हो सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द मीन्स जिसके कारण हो सकता है कि जो है ही नॉट या सी नॉट रिकवर। तो ये एक तरह का बहाना है जो खिलाड़ी जो है अगले दिन ये बताता है कि आज कोई और एक्टिविटी करते हैं, जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है उस ट्रेनिंग शेड्यूल को वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो भी हमने पिछले दिन ट्रेनिंग कराई थी उससे इसकी रिकवरी नहीं हुई। सो रिकवरी का मतलब ये यू आर जस्ट फिट फॉर ट्रेनिंग एज सिमिलर कंडीशन, या रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ, माइंड और स्ट्रेंथ, जो बात मैं कह रहा हूँ। सो सबसे जो जरूरी चीज है कि रिकवरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट। रिकवरी मीन्स सबसे बड़ा जो जरूरी ये चीज है कि रिकवरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। यू एज ए कोच सबसे जो जरूरी चीज है, क्योंकि योर एम इज टू गेट परफॉर्मेंस फ्रॉम योर एथलीट। अल्टीमेटली आपका पर्पस तो यही है ना कि आपका जो स्टूडेंट है, जो आपका जो है शिष्य है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उससे आपने उससे परफॉर्म कराना, उसके लिए उसकी रिकवरी बहुत जरूरी है। मतलब ये कि रिकवरी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग।
खिलाड़ी की ट्रेनिंग जितनी जरूरी है उसी अनुपात में खिलाड़ी की रिकवरी भी जरूरी है। ये एक चीज आपने याद रखना। ये जो 4 लाइनें हैं ना, इस 4 लाइनों में बहुत कुछ छिपा है। मतलब जितनी ट्रेनिंग जरूरी है उतनी रिकवरी भी जरूरी है। दूसरी चीज, रिकवरी एज सून एज पॉसिबल। सपोज आपने कोई ट्रेनिंग की, कोई एक्टिविटी की, थोड़ा बहुत कोई इश्यू आ गया, साथ में कोई दोस्त होता है, वो कहता है अरे यार कुछ नहीं होता है, अपने आप ठीक हो जाए। नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, रिकवरी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमने उस इश्यू को सॉल्व करना है, रिकवर कर। नंबर 3, देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड रिकवरी। ये नहीं कि हम धुआंधार ट्रेनिंग कराते चले जा रहे हैं और रिकवरी मीन्स के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं, समझ रहे ना? तो ये चीज सही नहीं है और दैट लीड्स टू अ प्रॉब्लम टू द एथलीट एंड फाइनली कंप्लीट रिकवरी इज मस्ट। आधी अधूरी नहीं। ये 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रिकवरी यदि अच्छी होगी, यू एज ए कोच जो आपने ट्रेनिंग कराया और खिलाड़ी की अच्छी रिकवरी होगी, तो वो खिलाड़ी जो है अच्छी तरह से ट्रेनिंग करेगा। बहुत सिंपल वे में आपको एक 4 लाइनों में आपको सारी चीज समझ में आ जाए। वो अच्छी तरह से ट्रेनिंग करेगा और ट्रेनिंग के प्रति एडाप्टेशन होगी। एंड यू ऑल नो दैट व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन द एडाप्टेशन, देयर इज ए इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस कोई मैजिक नहीं होता है, एक कोच की मेहनत होती है और वो ट्रेनिंग का इंपैक्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इतनी बात तो क्लियर है ना? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिकवरी अच्छी होगी तो ट्रेनिंग अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी तो ट्रेनिंग के प्रति एडाप्टेशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे देयर इज ए इंक्रीज इन द एडाप्टेशन देयर इज ए इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट। वेरी सिंपल। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इस नेसेसिटी क्या है, क्यों इसकी जरूरत है? क्योंकि इट इज ए प्रोसेस बाय विच एथलीट साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रिस्टोर्ड। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो भी क्रियाकलाप हैं वो पुनः वापस पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं, जैसा कि वो पहले ट्रेनिंग के पहले। दूसरी चीज जो अभी मैंने बात किया, रिकवरी कैन रिजल्ट इन इनहांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग एडाप्टेशन टू द ट्रेनिंग। जो अभी मैंने बात की थी कि ट्रेनिंग अच्छी होगी तो ट्रेनिंग के प्रति एडाप्टेशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे एडाप्टेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। नंबर 3, दैट इंक्रीजेज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग। आप उस खिलाड़ी से अच्छी तरह से ट्रेनिंग करा देंगे और वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग भी करेगा। नहीं तो यदि उसको किसी तरह का इश्यू है तो वो कहेगा कोच साहब रहने दो, बंद करो, या पढ़ाई अब इससे ज़्यादा नहीं। मतलब तमाम तरह के वो बहाने हैं जो करेगा, और वो आप जो भी आपने एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है उस ट्रेनिंग शेड्यूल को वो कंटिन्यू नहीं। और जो सबसे अहम पार्ट है, दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी। यदि खिलाड़ी की अच्छी तरह से रिकवरी होगी तो हम मतलब कम से कम उसको चोट लगने की संभावना होगी, रिस्क ऑफ इंजरी सबसे कम होगा। दैट रिड्यूसेस द रिस्क, क्योंकि इसमें इन स्पोर्ट्स इंजरी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि हम खिलाड़ी को चोट लगने से बचा सकते, हाँ चोट लगने की संभावना को हम कम कर सकते, क्योंकि चोट लगने के तमाम ऐसे पैरामीटर हैं जो हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि दिस इज ओनली वे। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी, बिकॉज इन स्पोर्ट्स इंजरी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी स्पोर्ट। नाउ एक बात, अब इंजरी होती क्या, कोई बताएगा? व्हाट इज इंजरी? यही ना, स्वस्थ शरीर में यदि किसी तरह की क्षति होती है, नुकसान होता है, उसको इंजरी मीन्स यही ना जी, रिएक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू
अगेंस्ट एनी इरिटेंट, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल। समझ रहे ना, बाहरी कोई किसी तरह का इंपैक्ट हो या मानसिक। ट्रेनिंग के दौरान, ओवर ट्रेनिंग के दौरान कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, या हम एक्सेसिव ट्रेनिंग करा रहे हैं, दैट मे लीड्स टू इंजरी। मतलब स्वस्थ शरीर में किसी तरह की क्षति को हम क्या बोलते हैं? चोट। इंजरी। या इसको एक्सप्लेन करना हो तो रिएक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू अगेंस्ट एनी इरिटेंट, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। नाउ द क्वेश्चन इज, you as a coach, how do you come to know that your athlete is not recovered? है ना, सबसे पहले ये है कि वो कौन से लक्षण हैं जिससे कि आपको पता लगेगा कि इसकी रिकवरी नहीं। What are the sign and symptom? सबसे पहले यही कहेगा कोच साहब आज ना मसल में ये पेन है, ज्वाइंट में ना आज थोड़ा सा टाइटनेस है, या इस तरह का डिस्कम्फर्ट। टेंडन, यू ऑल नो, यस, जो मसल का लोअर एंड होता है, दैट इंसर्ट इन द बोन, इसका टेंडन। एंड वर्सा, जैसे गाड़ी में सॉकर होता है वैसे हमारे ज्वाइंट में देयर इज ए फ्लूइड फील्ड सैक, जो हम शॉक एब्जॉर्ब, जो हम जंपिंग लैंडिंग एक्टिविटी करते हैं तो एज ए सॉकर का काम करता है, क्योंकि हम रिपीटेटिव यूज करते हैं किसी भी बॉडी सेगमेंट को इन स्पोर्ट्स या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो नॉर्मली देयर इज ए चांसेस ऑफ वियर एंड टियर। कोई भी चीज़ हम कपड़ा ही पहनते हैं तो उसकी ग्रेस खत्म होती है ना, और आजकल जो डॉक्टर हैं घुटने की जो प्रॉब्लम है वो कहते हैं ग्रीस खत्म होगी, तो ग्रीस उरीस कुछ नहीं खत्म होती है, देयर इज ए वियर एंड टियर, जो डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं एंड दैट लीड्स टू प्रॉब्लम। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये वो लक्षण हैं जिससे आपको पता चलेगा। यदि आपका खिलाड़ी कहता है आज ना मुझे बैक में पेन है, या मेरे हम हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, या क्वाड्रिसेप्स की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट में किसी तरह का इश्यू है, टेंडन की प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस एंड जनरल एक, कभी कभी कहता है ना खिलाड़ी सारा शरीर टूट रहा, रेस्टलेस, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं महसूस कर रहा। सो ये वो लक्षण हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कल हमने जो ट्रेनिंग कराई थी रिकवरी नहीं हुई, उससे उसकी रिकवरी। वेरी सिंपल, मसल पेन, ज्वाइंट पेन, टेंडन इन्फ्लेमेशन, वर्सा इन्फ्लेमेशन, रेस्टलेसनेस, जनरल एक एंड पेन। मैं आपको ये चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई में बता रहा हूँ। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि यू एज ए कोच you come to know that your athlete is not recovered when such type of symptoms वो यदि आपको एड्रेस करता है तो। क्लियर है ना? और इसके बावजूद भी यदि हम उसको ट्रेनिंग कराएंगे तो क्या होगा? इंजरी, दैट लीड्स टू ओवर ट्रेनिंग। उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि हम कहेगा कि नहीं ठीक ठाक हूँ, लेकिन नहीं होता है। हमारे डिप्लोमा वालों को भी कोच जो है चंद्रकांत मिश्रा जी जो है कभी कभी कहते हैं नहीं नहीं 2 राउंड नहीं, 1-2 राउंड एज ए पनिशमेंट। और तो हर एक की एक कहते हैं कि बॉडी की कैपेसिटी, यदि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम में लीड्स टू आइदर ए मसल स्ट्रेन, ज्वाइंट स्ट्रेन, या समटाइम्स देयर इज ए स्ट्रेस फ्रैक्चर, है ना, हेयर लाइन फ्रैक्चर। इट इज बिकॉज ऑफ अनअकस्टम्ड ट्रेनिंग। आप अपनी क्षमता से यदि ज़्यादा कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये संभावना है कि इस तरह की समस्या हो सकती है। वो एक तरह की मसल इंजरी हो सकती है, ज्वाइंट की इंजरी हो सकती है, या समटाइम्स देयर इज ए हेयर लाइन फ्रैक्चर, स्ट्रेच फ्रैक्चर हो सकता है। और इट इज बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेन इंजरी। आप सबको पता है स्ट्रेन एंड स्प्रेन, ये तो बहुत कॉमन सबको पता है। स्ट्रेन किसका होता है? मसल्स, मसल एंड टेंडन। मसल एंड टेंडन की इंजरी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। मैं आपको बहुत सिंपल चीजें जो कि बहुत ही मतलब जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। स्ट्रेन जो होता है वो मसल और टेंडन की इंजरी होती है, और स्प्रेन क्या होता है?
रिकवरी के लक्षण क्या हैं और रिकवरी नहीं होगी तो एडवाइस करनी है अपने एथलीट को कि आफ्टर ट्रेनिंग ही और सी मस्ट डू सच एक्सरसाइजेज, जिसको हम वार्म डाउन या कूल डाउन एक्सरसाइजेज बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ 3 to 6 इवनिंग एक्टिविटी ख़त्म होती है, आपने जो भी कोचिंग दिया या मॉर्निंग एक्टिविटी ख़त्म होती है, खिलाड़ी बैग पैक करता है, जय हिंद, इसके बाद घर पे उसको आपने ये एडवाइस करना है कि वो 10 मिनट कम से कम जो एक्टिव मीन्स ऑफ रिकवरी है, चाहे वो वॉकिंग है, जॉगिंग है, स्ट्रेचिंग है, वो यदि वो 10 मिनट ग्राउंड पे व्यतीत कर लेता है ना, तो अगले दिन उसको समस्या किसी तरह की नहीं होती। क्योंकि देखिए, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस होती है, जिसको हम EIMD बोलते हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, हमें पता नहीं लगता बाहर से, हम जो भी जैसे रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस होती है। और वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस जब हम ये वार्म डाउन एक्सरसाइजेस करते हैं ना, तो वो रिकवर कर देती है, अगले दिन वो नहीं होती है। और यदि उसके साथ में यदि हम कंटिन्यू करते हैं, यदि हम रिकवरी मीन्स यूज नहीं करते हैं, सपोज वार्म डाउन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो यही EIMD किसमें बदल जाती है? DOMS में, डोम्स, जिसको हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस बोलते हैं। और वो एक तरह की क्या है? इंजरी। सर किसमें बदल जाती है? DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, ऑनसेट ONSET मसल सोरनेस, जो कि एक तरह का मसल स्ट्रेन कह सकते हैं या ग्रेड 1 इंजरी कह सकते हैं। यदि हम सही टाइम पे वार्म डाउन एक्सरसाइज करें तो संभावना ये कम होती है, और एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस दैट गो ऑफ विद इन ए आवर और विद इन ए डे, अपने आप वो चली जाती है यदि हम इस तरह की वार्म डाउन एक्सरसाइज करें। तो वार्म डाउन एक्सरसाइज से फायदा क्या है? जो भी एक्सरसाइज के दौरान एक बार, हाँ सर ग्रेड 1 इंजरी और आपने क्या बोला उसके साथ? जो DOMS है, एक तरह की ये इंजरी का रूप ले लेती है, और ये इनिशियल जो स्टेज है इंजरी की, जिसको हम ग्रेड 1 कहते हैं, समझ रहे ना? वो इसको ग्रेड 1 स्ट्रेन ही होगा ना, ग्रेड 1 स्ट्रेन हो जाता है, और वो हमें फिर एक तरह से जो है एक मेडिकल अटेंशन जरूरी है यदि इस तरह की संभावना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि अनवांटेड एक बायोकेमिकल इकट्ठा हो जाता आफ्टर एक्सरसाइज, जो कि क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और हम जो वार्म डाउन एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे क्या होता है? फ्लश आउट। सो वार्म डाउन एक्सरसाइज दैट हेल्प्स टू फ्लश आउट द लैक्टिक एसिड। दूसरी बात है कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो कंपटीशन हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें ईज होता है, मतलब उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यदि इस तरह की चीजें करें तो किसी तरह की मसल सोरनेस जैसी चीज नहीं होगी, समझ रहे ना? सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आफ्टर ट्रेनिंग वी हैव टू एडवाइज आवर एथलीट to do warm down or cool down exercises that minimizes the risk of injury and that will help to increase the recovery process. Number 2, fluid replacement. आप सभी लोग यहाँ, बहुत से लोग हैं जो कि they are taking, हाँ यस सर एक क्वेश्चन था, जो आपका लैक्टिक एसिड जनरेट होता है ना, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो फिजियोलॉजी का पार्ट है, हम उतने डिटेल में नहीं, हम सबको एक साथ लेके चलना, वो एक बहुत बड़ा वो साइकिल, अलग साइकिल। सिंपल आप समझो कि आफ्टर एक्सरसाइज देयर इज ए एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस, और वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस में होता क्या है कि ट्रेनिंग के बाद या फिजिकल एक्टिविटी के बाद एक अनवांटेड अननेसेसरी बायोकेमिकल हमारे मसल्स के अंदर इकट्ठा होता है, जो पेन प्रोड्यूस करता है, सोरनेस होती है, आपको लगता है कि यहाँ पे अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, और उसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि यदि हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सिंपल सी बात। नाउ फ्लूइड रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड
आफ्टर ट्रेनिंग और इन बिटवीन ट्रेनिंग। आपने देखा होगा जब एथलीट ही गोज फॉर ट्रेनिंग, समझ रहे ना, वो दो तरह की बोतल लेके जाता, प्लेन वाटर और एनर्जी ड्रिंक, है ना। सो जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, वी स्वेट अ लॉट, पसीना आता है, और उस पसीने में क्या होता है कि हमारे शरीर से दो तरह की चीजें बाहर निकलती हैं, वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। सो पानी की कमी को हम प्लेन वाटर से कंपनसेट करते हैं, और जो एनर्जी खर्च होती है ट्रेनिंग में उसको हम ग्लूकोज पॉलीमर, जो आपका स्पोर्ट्स ड्रिंक होता है, उसको हम लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम ऐसी चीजें नहीं करें तो होगा क्या, डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ेगा, या देयर में भी ये चांसेस ऑफ इंजरी आए। समझ रहे हैं, आपने देखा होगा तमाम लोग, जैसे कि जो है यदि आप कोस्टल एरिया में सपोज आपका कोई ट्रेनिंग या कोई कंपटीशन चल रहा हो, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, एथलीट ट्रैक में दौड़ते दौड़ते ही फेल डाउन, समझ रहे ना। और वो किसके कारण होता है, दो चीजों के कारण होता है, एक तो पानी की कमी, दूसरे टेम्परेचर इफेक्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे इस एरिया में देयर इज ए थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को गवर्न करता है, एंड जब वो फेल हो जाता है तो खिलाड़ी क्या होता है, ही फेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक्कर आके गिर जाता, उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। Heat stroke. When the body cannot tolerate the higher temperature, then there is a problem as a heat stroke. और you as a coach, एक सिंपल तरीका है, करना क्या है, खिलाड़ी को आपने कहा ट्रैक से कहाँ ले आना है, बाहर कहाँ पे, एक शेड में, छाए में, पेड़ के नीचे, उसके टाइट क्लॉथिंग्स को क्या करना है, रिमूव करना, शूज को रिमूव करना है, टाइट क्लोथिंग को रिमूव करा। एक और ये क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, तो थोड़ा सा उसके नेक को आपने क्या करना है, टिल्ट करना, जिससे कि चेस्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। देन वी हैव टू स्प्रिंकल वाटर ऑन हर फेस, है ना। और जब यदि उसकी आंखें खुल जाती हैं, देन वी ऑफर टू टेक अ प्लेन वाटर। नहीं, यदि ऐसा, क्योंकि एक तरह से ये दिस इज ए प्राइमरी थिंग, यदि इसके बावजूद होगा तो हमें फिर एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, लेकिन यदि हम प्राइमरी मैनेजमेंट यदि करते हैं और वो यदि होश में आ जाता है तो उसको हम पानी पीने के लिए ऑफर करेंगे, वो पानी पिएगा, बिकम ऑलराइट। सो दिस इज ए ग्रेड 1 टाइप का जो हीट स्ट्रोक होता है, जिसको यू एज ए कोच मैनेज ऑन द फील्ड, वेरी सिंपल। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट रिकवरी के लिए, इंजरी को कम करने के लिए और ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही जरूरी है, अत्यावश्यक। नंबर 3, न्यूट्रिशन। हम चाहे जिस भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को बिलोंग करते हैं, चाहे योगा हो, चाहे जो भी हो, हमें अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमें एनर्जी को मैच करना जरूरी है। मतलब एनर्जी आउटपुट एंड एनर्जी इनपुट, दोनों का मैच जरूरी है, नहीं तो फिर हम एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इफ यू ट्रेन हार्ड, यू नीड टू ए बैलेंस एंड गुड ईटिंग हैबिट्स। और आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, रिच विटामिन एंड मिनरल, समझ रहे हैं, ये एक तरह की एक बैलेंस डाइट है जो कि जरूरी है। सो मेरे कहने का मतलब, always match your energy output needs by your energy input. मिसमैच होगा तो चांसेस ऑफ इंजरी होगी, एंड उससे क्या होगा, देयर विल बी ए डिस्टर्बेंस इन द रिकवरी। मतलब आउटपुट और इनपुट का बैलेंस होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स। नंबर नेक्स्ट, स्लीप, जो सबसे जरूरी।
7 to 8 आवर स्लीप इज मस्ट। क्यों? रिकवरी के लिए। आप किसी की शादी ब्याह में जाते हो 1-2 बजे रात को, यदि आप वापस आओ सुबह 6 बजे, आपकी आंखों में ना जलन सी होती है और आप कहोगे यार छोड़ो आज ना हमने ट्रेनिंग पे नहीं जाना। मतलब ये पता लग जाता है कि रात को हम अच्छी तरह से सोए, रिकवरी अच्छी तरह से नहीं हुई। आप सब ने फील किया होगा, हमने फील किया होगा। 1-2-1:30 बजे आप कहीं से किसी की ब्याह शादी से आओ और पूरी तरह से नींद नहीं होगी, आपको आदत है कि सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना। फिर यदि आप ग्राउंड में जाओ तो आंखों में मिर्ची मिर्ची सी लगती है और शरीर जो है ना बड़ा अलग तरह का फील करता है और आपको ये लगता है यार छोड़ो आज जो है ना कुछ और ही कर लेते हैं। आपने जो शेड्यूल बनाया है ना, खिलाड़ी कहेगा को साहब आज चलो वॉलीबॉल खेल लेते हैं या चलो आज जो है हैंडबॉल खेल लेते हैं, कोई और एक्टिविटी करते हैं, उस शेड्यूल को कंटिन्यू नहीं। सो मेरे कहने का मतलब इससे आपको पता चल जाता है कि इसकी रिकवरी अच्छी तरह से नहीं। तो नंबर नेक्स्ट, स्लीप के बाद ये जो चीज़ें हम अभी बताए हैं उसको एक पिक्चर रूप में कि वार्म अप और कूल डाउन एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी है। ये वो पिक्चर्स हैं जिससे हम एक रिकवरी मीन्स स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ वार्म डाउन और कूल डाउन एक्सरसाइजेस। फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो अभी हम बात करके हटे हैं कि हमें जो है जो कह सकते हैं ड्रिंक वाटर एज वेल एज एनर्जी, प्लेन वाटर एज वेल एज एनर्जी ड्रिंक जो जरूरी है डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए। देन न्यूट्रिशन, यदि आपके न्यूट्रिशन की कोई क्लास होगी तो उसमें वो डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि जो है एनर्जी आउटपुट और एनर्जी इनपुट का मिसमैच नहीं होना चाहिए। और बहुत जो जरूरी है इनटेक ऑफ प्रोटीन 0.6 to 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द बॉडी वेट। और ये करता क्या, आप सबको मालूम है कि प्रोटीन जो है एक तरह से टिश्यू रिपेयर करता है, समझ रहे ना? प्रोटीन जो है टिश्यू रिपेयर करता है, हीलिंग को प्रमोट करता है, और जो फैट होता है वो क्या देता है, एनर्जी यील्डिंग होती है, समझ रहे ना? तो प्रोटीन इज मस्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। देन हियर ईट राइट, यदि हम अच्छी तरह से बैलेंस डाइट लेते हैं, दैट इज आल्सो ए मीन्स ऑफ रिकवरी। स्लीप है ना, जो हम बात कर रहे हैं उसको पिक्चर के रूप में भी देख लेंगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये वो स्ट्रेटजीज हैं। अब एक सवाल ये होता है कि इट वेरीज अकॉर्डिंग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीजें इनको पसंद हो ये इनको पसंद हो, हर एक की अपनी जो है कह सकते हैं ना लाइकिंग डिसलाइकिंग है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे हम बात करेंगे कि जो है कोई जरूरी नहीं है कि सेम चीज को सेम जो एथलीट अडॉप्ट करे। देन अल्टरनेट एक्टिविटी, कभी कभी क्या होता है हम जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, यदि हम बीच में कोई एक्टिविटी चेंज करें, मान लो साइकिलिंग करा दें, है ना, तो वो भी एक तरह का रिकवरी मीन्स होता है। सो दैट इज अ ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव। देन मसाज, यू ऑल नो दैट मैनुअल मसाज इज आल्सो ए मीन्स ऑफ रिकवरी। क्योंकि मसाज से क्या होता है, दैट इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट हेल्प्स a faster removal of the waste product and improve flexibility. Then there are different relaxation baths. यहाँ आपने देखा होगा यदि विजिट किया होगा, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जकूजी, है ना, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि रिकवरी मीन्स के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज है, क्योंकि सोना बाथ और जो में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, खिलाड़ी डिहाइड्रेट भी करता है। नॉर्मली क्या होता है, देयर इज ए लॉट ऑफ स्वेट, और बहुत से ऐसे एथलीट हैं जो गलती करते हैं फॉर रिड्यूसिंग वेट, वजन कम करने के लिए। वो वजन कम नहीं होता बल्कि हमारे शरीर से वाटर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। At least 1.2 to 1.5 लीटर वाटर कम आफ्टर 1 आवर सिटिंग इन द सोना बाथ। 15-15 मिनट का एक सेट होता है, 45 मिनट, एंड लास्ट 15 मिनट जो होता है उसमें हम जो है बाथ या अदर मीन्स यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि देयर इज ए लॉट ऑफ स्वेटिंग, और उसमें सबसे जो जरूरी चीज है
कि एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर कंपटीशन सोना बाथ को यूज नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि आफ्टर टेकिंग दैट हम प्लेन वाटर से तो जो है शरीर में पानी की कमी पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर से एनर्जी निकलती है, जो खिलाड़ी की ताकत होती है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीज, उसकी रिकवरी में टाइम लगता है और वही खिलाड़ी की ताकत है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि सोना बाथ नॉर्मली एंड जनरली इन स्पोर्ट्स आफ्टर ए हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, जिस दिन आपका जो है 100% वर्कआउट होता है, क्योंकि इन स्पोर्ट्स या हमने कैंपों में भी देखा है 3.5 डे या 4 दिन से ज़्यादा की जो है वीकली शेड्यूल में एक दिन जो होता है वो बहुत ही हैवी शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी होती है, और उसके बाद क्या होता है, इवनिंग सेशन ऑफ होता है, अगले दिन का रिकवरी सेशन होता है, नेक्स्ट डे संडे होता है और मंडे को खिलाड़ी तरोताजा होके फिर ट्रेनिंग के लिए आता है। नॉर्मली चाहे वो जो भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हो, 3.5 डे जो है ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, नॉट 4 डेज। आई हैव बीन विद द नेशनल कैंप, चाहे हॉकी हो, एथलेटिक हो, चाहे जूडो हो, जो भी हो। सो मेरे कहने का मतलब मैंने देखा है एक दिन हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग होता है, उस हैवी शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग के बाद इवनिंग सेशन ऑफ होता है, अगला सेशन रिकवरी का होता है, चाहे वो खिलाड़ी मसाज ले, चाहे स्विमिंग करे, चाहे सोना बाथ ले, चाहे स्टीम बाथ ले, चाहे जो भी किसी तरह की जो है रिकवरी मीन्स यूज करे, और उसका नेक्स्ट डे संडे होता है। एंड फाइनली व्हेन ही कम्स ऑन मंडे, he or she is recovered Full from energetic. whatever the load taken in the whole week. तरोताजा होके जो है उसके अंदर एक अलग तरह की जो है एनर्जी रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि these are the different bath can use for the recovery need. अल्टरनेट एक्टिविटी जो हमें भी बात कर रहे थे कि यदि हम अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के बीच में यदि हम किसी और तरह की चीज़ें अल्टरनेट एक्टिविटी कराएं तो भी हम खिलाड़ी को रिकवर कर सकते हैं इन बिटवीन ट्रेनिंग। देन मसाज, मसाज का कोई सोना बात यू ऑल नो, फिनलैंड में इसकी शुरुआत हो, मैं डिटेल में नहीं क्योंकि हमारे स्टूडेंट इनको बता, फिनलैंड में इसकी शुरुआत होती, वहाँ सूरज बहुत कम निकलता था, तो लोग क्या करते थे, कमरे में एक जगह जो है दे लिट फायर, रॉक को जलाते थे और अपने आप को वार्म रखने के लिए ये यूज करते थे, और धीरे धीरे नाउ इट हैज़ बिकम ए पॉपुलर मीन्स ऑफ रिकवरी। आपका आजकल देखो आप इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, हॉलीडे होम्स, है ना, तमाम तरह के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, even the beauty parlors, this sauna bath is available. So this is one of the means of recovery in sports after a heavy schedule of training. Then steam bath, interval training. इंटरवल ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के बाद यदि हम खिलाड़ी को बीच में थोड़ा सा रेस्ट दें, मॉडिफाई करें एक्टिविटी को, तो भी हम इन बिटवीन ट्रेनिंग के बाद रिकवरी करा सकते हैं। हाई इंटेंसिटी योगा, नाउ दिस इज योर टॉपिक, एक्सरसाइजेज एंड आसनास, दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ रिकवरी जो कि हम स्पोर्ट्स में यूज करते हैं और करना चाहिए। देन हाई इंटेंसिटी वाइब्रेशंस, डांसिंग विद लो इम्पैक्ट म्यूजिक, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो जितनी हम चीज़ें बताए हैं उनको नहीं फॉलो करते हैं, आते हैं चुपचाप अपने कमरे में लाइट म्यूजिक लगाते हैं, दे डांस ऑन द ट्यून ऑफ दिस म्यूजिक, और दिस इज आल्सो ए मींस ऑफ रिकवरी। देन साइकोलॉजिकल प्रोसीजर, साइकोलॉजिकल प्रोसीजर, माइंड और बॉडी को, दिस इज योर प्रोफेशन। योगा, asanas and meditation, physical means as well as psychological. This is a very very effective means of recovery after training. Various exercises that helps to recover your athlete. वाइब्रेटर आपने देखा होगा, मसल्स मास जहाँ पे ज़्यादा होता है उसको रिलैक्स करने के लिए। एक्सरसाइज, डांसिंग एक्सरसाइज,
with low impact music. एक वुशु में एक ताई ची ये एक तरह की जो है टेक्निक है जो माइंड और बॉडी को क्या करती है, रिलैक्स। दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंड दैट इम्प्रूव मूड एंड सेल्फ स्टीम। अपने आप को जरा बहुत ही ज्यादा जो है इम्प्रूव कर। मेडिटेशन। So in yoga, asanas and meditation are the key of relaxation. समझ रहे हैं? तमाम तरह के बात हैं, वर्लपूल बात, अंडर वाटर, हाइड्रोथेरेपी, स्विमिंग। These are different various means of recovery. It depends upon individual liking and disliking. बहुत से लोगों को ठंडे पानी से एक तरह से फियर फैक्टर होता है। बहुत से लोग, यदि हम किसी को ठंडे पानी में जाओ तो वो उसको डर, बहुत से लोगों को फियर फैक्टर होता है। यदि किसी को कहो कि नहीं नहीं स्विमिंग जाओ और उसने स्विमिंग सीखी नहीं है और उसको पानी का एक फोबिया होता है ना, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करता है। इसीलिए मैंने बोला इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कि उसको किस तरह की मीन्स को उसका बॉडी जो है अडॉप्ट करे। तो व्हर्लपूल बाथ में होता क्या है, ये एक तरह का डिवाइस है, पानी होता है और इनसाइड द एयर इज ब्लोन। सो इफेक्ट ऑफ द वाटर एज वेल एज द व्हर्लिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर दैट स्ट्राइक टू द बॉडी और दैट हेल्प्स इन रिकवरी प्रोसेस। जैसा आपने देखा होगा गांव में पंपिंग सेट होता है ना, तो पानी चाहे जैसा उसका टेम्परेचर होता है, जो पानी का फोर्स बॉडी से टकराता है ना, तो शरीर को आराम मिलता है। सर कई बार पेन भी करता है, वो बहुत पेन तब होता है जब वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। हाँ सर। यदि आप डायरेक्टली किसी भी चीज को, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर टॉलरेंस। यदि आप उसको जो है बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो व्हर्लपूल बाथ समझ गए? अंडर वाटर प्रेशर दे दियो तो दिक्कत बड़ा सा टब होता है और जैसे हम गाड़ी धोते हैं ना, कार, उसका फोर्स जो है बॉडी के ऊपर लगाते हैं, दैट हेल्प द रिकवरी ऑफ द होल बॉडी। देन गाड़ी धुलाई जकूजी, 5 स्टार होटल में लोग मजे के लिए जाते हैं, जकूजी। आराम से लेटते हैं जो है, और एक तरह की अलग सूदिंग इफेक्ट होता है। ये यहाँ उपलब्ध है सर? यस, यहाँ उपलब्ध है। और आइस वाटर बाथ, आइस वाटर बाथ। एक मिनट प्लीज, जस्ट आइस वाटर बाथ इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, जिसमें आपने देखा होगा इतने देर की जो रनिंग एक्टिविटी होती जी। है, उसमें खिलाड़ी पता नहीं कितने किलोमीटर की रनिंग होती है और फुटबॉल और दिस आइस वाटर बाथ, आइस मिक्स विद वाटर मोर देन 100 kg 150 kg, टेम्परेचर 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ तक खिलाड़ी जो है उसके अंदर बैठता है। तो होता क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल सोरनेस, EIMD जो होती है, अंदर से टिश्यू डैमेज होता है लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ता, और उसकी रिपेयर और रिकवरी के लिए दिस आइस बाथ इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड द टाइम इज नॉट मोर देन 10 minutes और the temperature of the water is 10 to 15 degree centigrade. That is the ideal therapeutic temperature used for the recovery. यदि हम जो वाटर कूलर का पानी है वो भी एज ए रिकवरी मीन्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी टेम्परेचर 10 से 12-15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड द सेम थिंग, दिस इज नॉट प्योर आइस, आइस मिक्स विद वाटर. So this is one of the means of recovery, and generally it is used, commonly it is used in sports like hockey as well as football. जो भी फील्ड है, अभी तो बताया मैंने, not more than 10 to 15 minutes. Not
मेरे लिए रिएक्शन हो सकता है you know अरे that? ये मीट खाती है, हम नहीं सबसे जो खाते। जरूरी चीज है ये मीट खाती है, हम नहीं वो खाते। एक चीज हमें है अच्छा नहीं लगा तो फिर सीधी से सीधी सी बात। हम कद्दू खाते जो हमारी साइंटिफिक ट्रेनिंग है, साइंटिफिक मीन्स ऑफ रिकवरी है। एक चीज हमने जरूर देखनी है खिलाड़ी की, स्लीप क्वालिटी, मॉर्निंग मॉर्निंग रेस्टिंग हार्ट रेट एंड Morning body. मॉर्निंग बॉडी वेट। यदि इसमें किसी तरह का बदलाव आता है, इवन कम से कभी कभी क्या होता है, खिलाड़ी रात में सोया होता है ना, सुबह जाके हम उसकी पल्स देखते, इसलिए देखते हैं कि जो हमने कल लोड दिया है उस लोड के मुताबिक इसकी रिकवरी हुई है कि नहीं। ये सिर्फ मॉनिटर ऑफ ट्रेनिंग रिस्पॉन्स, ये तीन चीजें हमने देखनी है। यदि सडन ड्रॉप इन द बॉडी वेट है और हम सारी ये जो चीजें कर रहे हैं एडाप्टेशन के लिए, रिकवरी के लिए, यदि वो नहीं हेल्प कर रही है तो देयर विल बी ए इंक्रीज इन द बॉडी वेट मोर देन 3, या सडन हार्ट रेट 20% बढ़ जाएगा। इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड रिलैक्सेशन टेक्निक, जो भी हम चीजें अभी बताए हैं, यदि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इसका मतलब कि हम उसकी क्षमता से ट्रेनिंग ज्यादा करा रहे हैं, या जो हम ट्रेनिंग करा रहे हैं उसकी बॉडी उसको एडाप्ट नहीं कर पा रही। स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है एंड फीलिंग कॉन्स्टेंटली टायर्ड। सारी चीजें, सारा उपाय करने के बावजूद भी यदि वो इस तरह का फील करता है थकान, इसका मतलब यह है कि वी हैव, दिस इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, और हमें सोचना है कि हमारी ट्रेनिंग ज्यादा है या खिलाड़ी के अंदर किसी और तरह की प्रॉब्लम्स है। उस चीज को हमने सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। सो रिकवरी, जैसा कि आपको पता यूपी है, के हैं दैट इज भैया। एन एसेंशियल कंपोनेंट भैया ऑफ सर ट्रेनिंग यूपी के हैं। एडाप्टेशन प्रोसेस। यदि फेल तो यूपी की हर जगह मिलेगा। देयर विल बी ए डिक्रीज इन द, मतलब क्या कि यदि खिलाड़ी की अच्छी तरह से रिकवरी नहीं होगी तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, और यदि हम रिकवरी नहीं कराएंगे तो देयर विल बी ए डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस। यस सर। आप सबको मालूम है कि ओवरलोड इज ए प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फिटनेस एंड द फाइनल वर्ड, athlete recovery. If you work hard, recover well, what happens? You will get a best one. है ना? यस सर। सो हम लोगों ने एक सिंपल वे में ये चीजें जो है आज डिस्कस किया कि इन स्पोर्ट्स रिकवरी होती क्या है, रिकवरी के फायदे क्या हैं, रिकवरी की आवश्यकता क्या है, रिकवरी नहीं होगी तो उसके लक्षण क्या हैं, यदि रिकवरी नहीं है और ट्रेनिंग कराएंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, और वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम खिलाड़ी की रिकवरी करा सकते हैं। बहुत सिंपल वे में आपको मैंने बताया, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, एक टॉपिक हमारा रहता है, इसके बाद आपकी क्लास होगी। आप बताओ। आप हमारी एक क्लास और कहीं से मैनेज कराओ, क्योंकि हमने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना है, रिहेबिलिटी। अभी कर लो सर, अभी क्या है? दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा तो नहीं बंद करना। किसकी क्लास है? किसी की नहीं, आप ही की है। कंटिन्यू कीजिए सर। पूजा मैम की है, शरण्या मैम आएंगी। पूजा, तो हमने बात बताई, इसमें से मेजॉरिटी हैं और ट्रेनिंग, क्योंकि रोज रोज तो आपने ये काम करना नहीं। वार्म डाउन, कूल डाउन एक्सरसाइजेस तो आपने एक बार बता दिया कि भाई ट्रेनिंग खत्म हुई तो 10 मिनट कम से कम आपने ग्राउंड में अपने आप को रिकवर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम ऐसे एथलीट हैं जो पार्टनर स्ट्रेचिंग कराते हैं, एक दूसरे को कराता है, दूसरा एक दूसरे को मसाज भी करते एक्टिव हैं। रिकवरी की ये तरीके हैं जिसको अपनाने से ये होगा कि अगले दिन की जो समस्या है उस समस्या में हम काफी हद तक जो है रिकवर कर सकते हैं जो है, और प्रॉब्लम को एग्रेवेट होने से बचाते हैं। लेकिन ये आप मान के चलो कि इंजरी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स। वो हम उसको, कोई आज तक का कोई इस तरह का जो है वो नहीं हुआ कि जो कह दे कि हाँ यही एक वैसी चीज है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों को छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए हम फोकस करना चाहिए।
आता हुआ चला गया। अरे बहुत तेज। पागल ही है बिल्कुल। आते हुए गया भी यार, मैंने देखा कि लड़की बैठी है, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी उसके चेहरे पे। लेकिन फोटो लेने ले सकते हो, ले लिया एक दिन। मेरा भी ले लो, इसमें ले लो।